जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं एक और जीके जीएस का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या पैट आपका एग्ज़ाम लगा है, या दिल्ली पुलिस का है, या यूपीएसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर जीके जीएस बेटा पूछी जानी है तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। आपको हम सच बता रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको सीधे के सीधे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि सारे प्रश्न वही प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। और आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो भी चीज़ें आपको लगें कि ये हमें नोट करनी चाहिए उन्हें ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और बेटा आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे बेटा। तो बात करें अगर हम विजयनगर की थोड़ी बात करते हैं तो विजयनगर की स्थापना बेटा हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे ना, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? इनका क्रम बहुत पूछा जाता है, पहला वंश कौन था और आखिरी वंश कौन था, या इनका क्रम पूछ लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्रम कौन सा था। सबसे पहले कौन सा वंश आया? संगम वंश सबसे पहले। इसके बाद सुलभ, ये पूछा जाता है, सुलभ वंश। और इसके बाद तुलुक वंश, है ना। और सबसे लास्ट में बेटा अराविडू वंश। ये चार राजवंशों ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य में। और इन चारों राजवंशों में सबसे प्रतापी शासक था बेटा कृष्णदेव राय। और ये किस वंश से संबंधित था? ये था बेटा तुलुक वंश से। तो यही हमसे पूछा है, ये किस वंश से संबंधित था? तो ये तुलुक वंश से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। बात कृष्णदेव राय की है तो कृष्णदेव राय के बारे में दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बेटा। कौन कौन से दो प्रश्न? एक तो ये कि इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे। उन 8 विद्वान को क्या कहा जाता था बेटा? अष्ट दिग्गज, है ना। उन 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये कई बार पूछा जाता है, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, पूछा जाता है। ऐसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 विद्वान रहते थे उनको अष्ट दिग्गज कहते थे। और एक इनकी रचना थी, इन्होंने एक रचना की थी। रचना का नाम बताइए, रचना जो कि लगातार परीक्षा में पूछी जाती है। इनकी रचना का नाम था आमुक्त माल्यदा, है ना। ये इनकी रचना है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बेटा? 1928 में बारदोली कहाँ है बेटा? यह है गुजरात में। कहाँ है बेटा? यह है गुजरात में, गुजरात, है ना। गुजरात में एक स्थान है ये बारदोली। वहाँ पे हुआ क्या था? अंग्रेजों ने जो लगान थी किसानों की, उसमें 3 गुना ज़्यादा, है ना, 30% वृद्धि कर दी थी लगान में। लगान में कितनी वृद्धि कर दी थी बेटा? 30% वृद्धि कर दी थी, ठीक है। उसका मतलब विरोध में, उसके विरोध में ये बारदोली सत्याग्रह शुरू किया था बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका जोरदार विरोध किया और फिर बाद में इस आंदोलन को सफल बनाया। और जो 30% की वृद्धि अंग्रेजों ने की थी, इसको अंग्रेजों को हटाना पड़ा था, ठीक है। इस आंदोलन के सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो सरदार है ना, सरदार की उपाधि इन्हें मिली थी। यहाँ पे सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने दी थी बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह में ही इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
तो बेटा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था सबसे पहले? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाला लाजपत राय ने? तो इसका सही जवाब है बेटा सुभाष चंद्र बोस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने बोला था, आप ये बताइए। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सन 1944 ईस्वी में सिंगापुर है ना बेटा, सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया था। उसी संदेश में महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात इनकी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर है बेटा हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के संबोधित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा, बेटा दूसरा पूछ रहा है, हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हिंद महासागर का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बेटा? तो देखो बेटा यहाँ समझते हैं थोड़ा मैप से। ये अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप है और यहाँ पे एक द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पे इसका नाम क्या है बेटा? मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर है ना। और ये क्या है? हिंद महासागर में पड़ता है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ना, सबसे बड़ा द्वीप है ये, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन हमसे पूछा हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा, तो हिंद महासागर में यहाँ पे भारत पड़ता है। यहाँ पे देखना बेटा ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है और यहाँ पे आपने देखा होगा ये श्रीलंका है। ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका यही हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। ये हिंद महासागर का दूसरा, अगर पूछे सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर तक का तो मेडागास्कर, लेकिन हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो श्रीलंका। लेकिन अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होगा ग्रीनलैंड है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का है ना, डेनमार्क का अधिकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है बेटा? नहीं है, कॉफ़ी है, चाय, काजू ये है, मोटे अनाज नहीं है। कॉफ़ी है, चाय है, काजू है बेटा। इसके अलावा अगर बात करें तो सुपारी है ना, नारियल है ना, ताड़, ये सब बागानी फसल हैं। बल्कि मोटे अनाज क्या है बेटा? ये खाद्यान्न और दलहन इन फसलों में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर? तो बेटा वायु का जो वेग मापा जाता है वो मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। स्पीडोमीटर से हम क्या नापते हैं? वाहनों की गति है ना, वाहनों की गति मापते हैं। लैक्टोमीटर से बेटा क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता या घनत्व है ना। बाकी थर्मामीटर से क्या नापते हैं बेटा? तापमान नापते हैं थर्मामीटर से, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उस पड़ोसी देश का नाम बताइए। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये किसको कहा जाता है बेटा? बताइए किसको कहा जाता है? बर्मा को, नेपाल को, बांग्लादेश को या भूटान को? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? भूटान को कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय की घाटी में यहाँ पे गरजने वाले हिंसक झंझावट आते रहते हैं, इसलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा, भूटान को कहा जाता है। आगे चलते हैं।
कह रहा है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में बताना है अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है बेटा। अनुसूचित जाति मतलब एससी बेटा, एससी का प्रतिशत बताना है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा बेटा 16.6%। 16.6% हमारी जनसंख्या में एससी है। और एक और पूछा जाता है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी बेटा। एसटी का प्रतिशत हमारी जनसंख्या में कितना है बेटा, एसटी का प्रतिशत है 8.6%। ये भी ध्यान रखना, ये एसटी का है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी, आपने सुना होगा मानव के दुर्व्यापार का मतलब क्रय विक्रय, और बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती बलपूर्वक कराया हुआ श्रम। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है बेटा, तो ये अनुच्छेद 23 में दिया है। अनुच्छेद 23 में क्या दिया है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक, अनुच्छेद 23 के द्वारा। अनुच्छेद 26 में क्या है बेटा, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों को करने की आपको स्वतंत्रता है। यानी कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 26 में। और अनुच्छेद 24 में क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन पर रोक। मतलब अगर कोई बालक 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में नियोजन मतलब कार्य नहीं करवा सकते, ये कहता है अनुच्छेद 24 बेटा। बाकी अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। संवैधानिक उपचारों का उपबंध, इसको संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने, ये भी याद रखना। यहाँ इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 23। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा, है ना, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। मतलब सबसे पहले किस बैंक ने भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की थी, तो बेटा पहली बैंक का नाम है HSBC बैंक। HSBC का मतलब क्या है, HSBC का मतलब है हांगकांग और संघाई बैंक कॉरपोरेशन, हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन। ये बैंक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सबसे पहले ATM सेवा शुरू करने वाली बैंक कौन सी है बेटा, HSBC। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। स्टेट बैंक यानी कि SBI भारत में सबसे पहले इसने क्या शुरू किया था, म्यूचुअल फंड। ये भी पूछता है म्यूचुअल फंड शुरू करने वाली पहली बैंक, भारत में म्यूचुअल फंड शुरू करने वाली पहली बैंक कौन सी है बेटा, स्टेट बैंक। बाकी हम बात कर रहे हैं इंटरनेट सेवा की, तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा किसने दी थी, ICICI बैंक ने, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का हमारे इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बताइए इसने क्या शुरू किया था, इसने भी भारत में सबसे पहले बेटा क्रेडिट कार्ड सेवा शुरू करने वाली पहली बैंक कौन सी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए ये चारों बैंक महत्वपूर्ण है और चारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों को अत्यधिक उत्पादन किया गया। हरित क्रांति के दौरान किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया, या ऐसे पूछ लेते हैं हरित क्रांति के दौरान किन अनाजों को ज़्यादा फायदा हुआ या किन अनाजों की उत्पादन में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई। तो गेहूं ज्वार, चावल ज्वार, गेहूं चावल या ज्वार कपास। तो इसका सही जवाब बेटा क्या है, गेहूं और चावल। हरित क्रांति भारत में कब आई थी बेटा, 1966-67 में। और भारत में इसके जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। और विश्व में पूछा जाए तो बेटा क्या नाम बताएंगे हम, नॉर्मन बोरलॉन्ग का। इन्होंने सबसे ज़्यादा इसको गेहूं और चावल, इन खाद्यान्न फसलों को, क्योंकि उस समय खाद्यान्न फसलों की बहुत कमी होती थी अपने देश में, अपनी जनता की भूख मिटाने के लिए हमारे पास खाद्यान्न फसलें बहुत कम मात्रा में उगती थी। इसीलिए हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों पर बेटा जोर दिया गया था, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, बेटा किस अनुच्छेद में संबंधित है बताइए? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 74, बताइए। तो इसका आंसर क्या है बेटा? अनुच्छेद 55। इसका आंसर क्या है बेटा? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है बेटा, ध्यान रखना, है ना। और बाकी अनुच्छेद 51 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 में क्या है बेटा? इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, है ना, सुरक्षा, ये अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 74 इसमें क्या है बताइए? अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए, है ना, सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति, यानी कि उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष कौन थे बेटा? बताइए। रवि राय, बलीराम भगत, एम अनंत शयानम अयंगर या जी लक्ष्मी? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम अनंत शयानम अयंगर। ये पहले उपसभापति या उपाध्यक्ष थे, और पहले लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा? उपाध्यक्ष तो ये थे, अध्यक्ष कौन थे बताइए? अध्यक्ष कमेंट में बताइए। अध्यक्ष का नाम था बेटा जीवी महाबलंकर। क्या नाम था? जीवी महाबलंकर, ये थे अध्यक्ष बेटा, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था या सिलोन कहा जाता था बेटा? बताइए, किस देश को सिलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या सूरीनाम? तो इसका सही जवाब क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका को 1972 के बाद श्रीलंका कहने लगे, मतलब 1972 से पहले इसको क्या कहा जाता था बेटा? सिलोन। 1972 के बाद इसका नाम क्या हुआ? श्रीलंका। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, जब पहली बार हमने इस प्रश्न को पढ़ा था क्लास में, हमारे सर ने बताया था, तो हमने अपने सर से कहा था, सर ये बताइए, ये राम भगवान के समय में भी लंका के नाम से जानी जाती थी, तो फिर इसका नाम ये सिलोन कब पड़ गया? तब उन्होंने बताया था हमें कि पुराणों में और साहित्य में इसका नाम लंका मिलता है, लेकिन इतिहास में इसको सिलोन के नाम से ही जाना जाता था। इसको 1972 के बाद नाम किया गया इसका श्रीलंका, है ना। 1972 के बाद इसका नाम श्रीलंका किया गया। आगे चलते हैं। हरबंस राय बच्चन को उनके किस काव्य के लिए जाना जाता है? तो हरबंस राय बच्चन की कौन सी काव्य है? नजरुल गीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके हमें लेखक बताइए, ये किसकी रचना है? गीतांजलि, राजतरंगिणी या मधुशाला? तो हरबंस राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना क्या है? मधुशाला बेटा। इसका प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, ठीक है। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। हमने आपसे पूछा था नजरुल गीति, ये किसकी रचना है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रचना है नजरुल इस्लाम, है ना। नजरुल इस्लाम ये बंगाली कवि थे, और ये अपनी रचनाओं में अपनी मतलब जो इनकी ये जो रचना है, इसमें इन्होंने देशभक्ति के गीत लिखे। इसमें क्या लिखे बेटा? देशभक्ति के गीत। बाकी गीतांजलि किसकी है? ये तो पता होगा आपको, रविंद्रनाथ टैगोर की, है ना, टैगोर की रचना। इसके लिए इन्हें 1913 में क्या मिला था बेटा? नोबेल पुरस्कार, है ना, 1913 में। बाकी राजतरंगिणी ये किसकी रचना है? राजतरंगिणी है बेटा कल्हड़ की, है ना। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संरचना को
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। मतलब ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सेना के जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति में कौन सा ये मतलब कौन सी संरचना बनाई गई? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, इंडिया गेट बनवाया गया, या बुलंद दरवाज़ा, या लाहौरी गेट? लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार। तो बेटा ये लाहौरी गेट है ना, ये तो लाल किले का मुख्य द्वार है, खुद बता रहा है इसमें, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इनमें से बताइए तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? इसका सही आंसर है इंडिया गेट। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इंडिया गेट को बनाया गया था बेटा। और ये कहाँ पे है इंडिया गेट? ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, है ना। इसकी डिजाइनकार बताइए कमेंट में, डिजाइनकार बहुत पूछे जाते हैं, इसके डिजाइनकार बताइए आप, डिजाइनकार बताइए, इसकी डिजाइनकार आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? मुंबई में है बेटा। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, इसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार, है ना। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया को। और इसकी स्थापना किस उपलक्ष्य में कराया गया था? ये इसका निर्माण बताइए। इसका निर्माण कराया था जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा पर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में इसका स्थापना की गई थी उनके आगमन पे। बाकी बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ है बेटा? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? आगरा में है। आगरा में कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। और ये अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, ठीक है। लाहौरी गेट, जैसा कि इसमें ऑप्शन में ही लिखा है, ये लाहौरी गेट क्या है बेटा? ये लाल किले का जो मुख्य द्वार है ना, उसको लाहौरी गेट कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल किसकी आत्मकथा है बेटा बताइए? मेजर ध्यानचंद, वांचिंग भूटिया, पेले, या डेविड बेकहम? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है बेटा। हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? इन्होंने 1928, 1932 और 1936 ये लगातार ओलंपिक 4 साल में होते हैं, तो लगातार 3 बार ओलंपिक में क्या बेटा? गोल्ड दिलाया था भारत को, गोल्ड, है ना बेटा। ओलंपिक में लगातार 3 बार गोल्ड दिलाया था, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। और इनकी आत्मकथा क्या है बेटा? गोल्ड। अगला प्रश्न, बर्ड वाई वेब यानी कि WWW, इसका आविष्कारक पूछा है बेटा। आसान प्रश्न है, बताइए इसका आविष्कारक क्या है? इसका सही जवाब क्या है बेटा? ऑप्शन डी, टिम बर्सन ली। ये WWW के आविष्कारक हैं, बर्ड वाई वेब के। बाकी ये नाम जो आपको दिख रहा है बिल गेट्स, ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। और स्टीव जॉब ये कौन है? ये एप्पल के CEO रहे हैं पहले, है ना। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? रोहिंग्या शरणार्थी बेटा ये कहाँ के थे? ये म्यांमार के थे। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के थे, वहाँ पे हिंसा के शिकार हुए और ये आकर बांग्लादेश में बस गए। बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आके बसने से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी कमी हो गई है ना, तब भारत ने इनकी मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया और उसका नाम था ऑपरेशन इंसानियत, है ना। किसके लिए चलाया था? रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिस्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो बताइए बेटा किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या MC रनाडे? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात याद रखना, ये ब्रिटिश संसद के, है ना, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। समझ रहे? ब्रिटिश संसद में ये सदस्य थे। बाकी इनके लिए एक चीज़ और ध्यान रखना, इन्होंने 1886, है ना,
और 1893 और 1906, ये तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, या 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये भी याद रखिएगा। आगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की बेटा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय या स्वामी विवेकानंद? इसकी स्थापना की थी बेटा राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, किस सन में? 1815 ईस्वी में। बाकी राजा राममोहन राय ने एक और समाज की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है बेटा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, दोनों आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन है बेटा? राजा राममोहन राय। बाकी ज्योतिबा फुले की एक संस्था है, बताइए ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने बेटा की थी समाज की सत्य शोधक, है ना, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और किस सन में की थी? सन पूछते हैं इसका, 1873 ईस्वी में। बेटा दयानंद सरस्वती, इनकी बताइए, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने, बताइए किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 ईस्वी में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और कब की थी? 1897 ईस्वी में। इनकी डेटें ध्यान रखना, सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहो बेटा, या फिर कहो इनको सीमांत गांधी किसे कहते हैं बेटा? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो इसका सही जवाब क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ने सन 1930 में, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन इन्होंने बनाया था 1930 में, कई बार परीक्षा में पूछा गया। आगे चलते। आंतरिक सुरक्षा अकेदमी कहाँ अवस्थित है बताइए? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में या पुणे में? बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है माउंट आबू में। माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकेदमी की स्थापना किसने की थी बेटा? सीआरपीएफ ने, और 1975 में इसकी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड में या जर्मनी में? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? नीदरलैंड में। नीदरलैंड का शहर पूछें तो क्या बताएंगे बेटा? हेग, है ना, हेग। कौन सा शहर है? हेग। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि हेग शहर में जिस बिल्डिंग में ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका नाम पूछा गया, तो उस बिल्डिंग का नाम क्या है बेटा? उस बिल्डिंग का नाम है पीस पैलेस, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द हेग में पीस पैलेस जो बिल्डिंग है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। बाकी एक बात और बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको ये बताना है, डेट आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। कह रहा है विश्व हिंदी दिवस। बेटा विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, ध्यान देना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं, आंसर देख के देना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 10 जनवरी, 14 जनवरी, 10 सितंबर या 14 सितंबर? अच्छे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही जवाब है बेटा 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। बाकी 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं बेटा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को।
आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव। बेटा प्रथम मानव मतलब विश्व में सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा। हम आपसे पूछ रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। आप बताइए प्रथम भारतीय कौन था उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला। बाकी विश्व में सबसे पहले कौन पहुंचा था, रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी है ना। और प्रथम भारतीय कौन था बेटा, इसका नाम था बेटा अजीत बजाज, है ना, अजीत बजाज। ये उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे। और विश्व में सबसे पहले कौन पहुंचे थे, रॉबर्ट पियरी। और ये कब पहुंचे थे, 1909 में। या कह सकते हैं ऐसे भी प्रश्न पूछता है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, है ना, या उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव। तो दोनों आंसर क्या होगा, रॉबर्ट पियरी। या खोज पूछे या पहुंचने वाला मानव पूछे। पूछ रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद। यहाँ पे क्या है बेटा, हिमनद है, ये हिमनदी नहीं हिमनद। सियाचिन हिमनद स्थित है, बताइए कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल में, कुमाऊं गढ़वाल श्रेणी में, या मध्य नेपाल क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, काराकोरम श्रेणी। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में है। और काराकोरम श्रेणी का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। कह रहा है समान गहराई, समुद्र में जो समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं। तो उसका सही जवाब क्या है बेटा, आइसो हाइट, आइसोबार, आइसोबाथ या आइसोलाइन। ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए हैं। इसका सही जवाब है बेटा आइसोबाथ। आइसोबाथ कहते हैं जो समुद्र में समान गहराई को जोड़ने वाले बिंदु होते हैं या बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं आइसोबाथ। आइसो हाइट ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये इसका आंसर है समान वर्षा वाले स्थान। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, आइसो हाइट। आइसोबार, आइसोबार क्या है, आइसोबार ये भी कई बार पूछा जाता है। आइसोबार है समान वायुमंडलीय दाब। समान वायुमंडलीय दाब को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, आइसोबार। बाकी आइसोलान इसका भी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखना। ये है समुद्र में, है ना, समुद्र में समान, है ना, समान लवणता, समान लवणता को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, आइसोलाइन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिएगा इसको, लगातार पूछा जाता है ये। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ के मेले से संबंधित है। मतलब कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है बताइए, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला ऑप्शन ए प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, वाराणसी। बेटा प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, वाराणसी में नहीं लगता। ऑप्शन बी में वाराणसी है, डी में भी है, तो ये तीनों खत्म हो गए। तो सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन सी। हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। बाकी हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे लगता है बेटा, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन में कौन सी नदी है बेटा, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। बाकी नासिक में, नासिक की बात करें तो इसमें गोदावरी नदी के किनारे लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जापान की संसद कहलाती है बेटा, जापान की संसद को क्या कहते हैं बताइए, जापान की संसद को क्या कहते हैं बताइए। तो जापान की संसद का नाम है बेटा डाइट। क्या नाम है, डाइट। नेसेट ये कहाँ की जनसंख्या है, नेसेट ये है इजराइल की, इजराइल की संसद। ये कहाँ की संसद है बेटा, इजराइल की संसद। ड्यूमा ये कहाँ की संसद है बेटा, ये है रूस की संसद। समझ रहे बेटा, ये है रूस की संसद, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, ये थे हमारे कुछ प्रश्न आज के, अच्छे प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
ये प्रश्न कोई भी आप हल्के में मत लेना, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम बता दे रहे हैं आपको, सीधे के सीधे परीक्षा में छपेंगे। बहुत पेपर देखे हैं हमने, परीक्षा में पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं ये, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है, सेम प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।